कभी कभी कोई शहर सिर्फ शहर नहीं होता, वो एक एहसास होता है, एक सांस की तरह जो बिना आवाज के जीती है, जिसकी मिट्टी में कहानियां बोई जाती हैं और झीलों से वक्त सिंचता है, जिसकी सुबह धुंध से बातें करती हैं और शामें सूरज को लोरी सुनाती है। वो शहर दिल में बसता है और जब उसकी कहानी कही जाती है तो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। क्या कभी आपने सोचा है कि इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का नक्शा भी बताता है। इतिहास सिर्फ तारीखों का हिसाब नहीं होता, यह एक पुल होता है अतीत और वर्तमान के बीच का, एक दर्पण जिसमें हम अपने भविष्य की परछाई देख सकते हैं अगर हम ध्यान से देखें। जब दुनिया में सभ्यता का नामो निशान भी नहीं, भारत में संस्कृति अपनी चरम पर, लेकिन वक्त की रेत पर हर महल को वक्त बहा ले जाए। जब बाकी दुनिया अंधेरे में भटक रही थी, तब भारत ज्ञान, कला और आध्यात्मिकता का दीपक जलाए खड़ा था। इसलिए तो भारत को कहा गया विश्व का गुरु। और भोपाल उसी भारत की धरती का हिस्सा, एक गवाही है उस गौरवशाली अतीत की। भारत की संस्कृति सिर्फ अतीत में नहीं रुकी, वो बहती रही, बदलती रही और आज भी हम उसके प्रवाह में बह रहे हैं। और यही बात भोपाल पर भी लागू होती है। यह सिर्फ एक शहर नहीं, यह उन कहानियों का घर है जो इतिहास के किताबों में नहीं मिलती। अगर भोपाल की आत्मा देखनी हो तो बड़े तालाबों की लहरों में देखो, और अगर उसकी सांसें सुननी हो तो इन पहाड़ियों की खामोशी में सुनो। झीलें और पहाड़ियां यही वो दो धड़कनें हैं जिन्होंने भोपाल को जीवन दिया और पहचान दी। कहते हैं जब जहांगीर कश्मीर गया था तो वहां की वादियों, पहाड़ और झीलों को देखकर वो बस यही बोल उठा, अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। पर अब जरा सोचिए, क्या होता अगर जहांगीर कश्मीर नहीं भोपाल आता? क्या होता अगर वो देखता विंध्याचल की गोद में बसा एक शहर, जहां नीले आसमान की छांव में चमकती झीलें हैं, जहां हर मोड़ पर हरियाली है और हवा में एक सुकून भरी ठंडक है। शायद तब जहांगीर के लफ्ज वही रहते, पर मुकाम बदल जाए। वो कहता अगर जन्नत है तो वो यही है, यही है, भोपाल में। तो क्या वाकई जन्नत भोपाल में है? ये भोपाल आपसे पूछ रहा है, कमेंट में जरूर बताइए। किसी शहर की असली खूबसूरती सिर्फ उसकी ऊंची इमारतों में नहीं होती, बल्कि उसकी मिट्टी, उसके नक्शे और उसके इतिहास में होती। जो शहर अपनी मिट्टी की कहानी नहीं जानता, वो अपनी ऊंचाई पर भी खोखला लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भोपाल को झीलों की नगरी ही क्यों कहा जाता है, या फिर कभी कभी लोग इसे पर्वत नगरी क्यों कहते हैं? आखिर इन झीलों और पहाड़ियों के पीछे क्या छिपा है? इतिहासकार कहते हैं कि भोपाल रियासत का इतिहास करीब 200 साल पुराना है, लेकिन अगर उसे लिखना चाहो तो हजारों पन्ने भी कम पड़ जाए। क्यों? क्या इस शहर में सिर्फ घटनाएं घटी थी, या कुछ राज भी थे जो पन्नों में नहीं बल्कि इन पहाड़ियों में दफन है? क्या आपने कभी इन पहाड़ियों की कहानी सुनी है? ये सिर्फ मिट्टी पत्थर नहीं, ये इतिहास की चुप गवाहियां हैं। और तालाब, क्या ये सिर्फ पानी है या इनमें कुछ खोया हुआ वक्त बहता है? तालाबों और पहाड़ियों के बीच बसी इस नगरी में इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, इन घाटियों की खामोशी में दर्ज है। पर सवाल ये है, क्या हम उस खामोशी को सुन पा रहे हैं? अगर दीवारें बोल सकती तो शायद भारत की गुफाएं चीख चीख कर कहती, हमने वो हाथ देखे हैं जो पत्थरों को औजार बनाते थे, जो आग जलाते थे। जब इतिहास लिखना तो दूर, सोचना भी शुरू नहीं हुआ। भोपाल एक ऐसा शहर जो इतिहास, प्रकृति और संस्कृति तीनों का संगम है, जहां हर पत्थर कुछ कहता है और हर लहर में कोई बीती कहानी बहती है। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसा था? क्या ये शहर हमेशा से ऐसा दिखता था? नहीं, कभी ये जगह वीरान थी और फिर एक आदमी आया जिसने सिर्फ एक किला नहीं बनाया, बल्कि एक सपना देखा, एक शहर बसाने का। एक योद्धा जो अपने वतन से हिजरत करके इस धरती पर आया और इस धरती से ऐसा रिश्ता जोड़ा कि इतिहास बदल गया, जिसे दुनिया ने एक सेनानी कहा और भोपाल ने उसे संस्थापक कहा। तो भोपाल की असली कहानी
अब शुरू होती है। लेकिन देखो, ये कहानी जो हम भोपाल की सुनाने जा रहे हैं ना, वो आज के भोपाल से शुरू नहीं होती। असल में इसकी शुरुआत तो हजारों साल पहले हुई थी। बहुत पुरानी बात है, जब ना कोई राजा था, ना मंदिर, ना मस्जिद, और ना ही कोई किताबें और ना कोई भाषा। मतलब इंसान जरूर थे, लेकिन सभ्यता जैसी कोई चीज नहीं थी। हम बात कर रहे हैं उस जमाने की जिसे आज हम प्रागैतिहासिक युग कहते हैं, यानी जब इंसान सिर्फ जी रहा था पर लिख पढ़ नहीं रहा था। ये कहानी है उस जमीन की जो आज हमारे नक्शों में तो है, पर यादों में कहीं गुम होती जा रही है। अब जरा सोचो, जो भोपाल आज हमें एक सुंदर हरा भरा शांत शहर लगता है, वो कभी घने जंगलों और वीरानों से घिरा इलाका था। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये उस रहस्यमय जगह का हिस्सा था जिसे पहले के जमाने में महाकोतार कहा जाता था। अब आप सोच रहे होंगे ये महाकोतार क्या है, तो चलिए जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं उस दौर में। कभी नर्मदा की धुंध में गुम, कभी पगडंडियों में खोया, महाकोतार वो इलाका था जहां खुद कुदरत भी एक रहस्य लगता था। उस वक्त ये इलाका इतना डरावना और अनजान था कि लोग वहां जाने से भी डरते थे। चारों ओर घने जंगल, ऊपर ऊंची ऊंची पहाड़ियां और बीच में बहती नर्मदा नदी। ऐसी लगती थी जैसे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच कोई कुदरती दीवार हो। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें तक नीचे नहीं आती थी। पहाड़ियां इतनी ऊंची कि दुश्मन सोच भी नहीं सकता था यहाँ से हमला करने का। और इन सब के बीच कहीं छुपा हुआ था हमारा भोपाल। पर क्या आप जानते हैं, भोपाल की जमीन पर इंसान तब से रह रहा है जब वो जंगल में घूमता था, गुफाओं में सोता था और शिकार करके अपना पेट भरता था। इसका सबसे बड़ा सबूत है भीमबेटका की गुफाएं। भोपाल से करीब 45 किलोमीटर दूर ये चट्टान की गुफाएं किसी टाइम कैप्सूल जैसी हैं। इतिहास और इंसान की शुरुआत की एक खुली किताब। इन गुफाओं की दीवार पर जो पेंटिंग्स हैं ना, वो हमें सीधा हजारों साल पीछे ले जाती हैं। इन तस्वीरों में दिखता है कि कैसे लोग जानवरों का शिकार कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे और आग के चारों ओर बैठकर जिंदगी जी रहे थे। मतलब ये जगह सिर्फ कोई वीरान जंगल नहीं थी, ये इंसानी सभ्यता की शुरुआती जगह थी, जहां आदिवासी समुदायों ने प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर सीधी सादी पर समझदारी भरी जिंदगी जीना सीखा। भीमबेटका अपने आप में भारत के इतिहास की सबसे पुरानी किताब है, जिसमें एक भी शब्द नहीं लिखा, पर जो हर दीवार पर कुछ न कुछ सिखा देती है। आज ये जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानी जाती है और बताती है कि भोपाल की धरती पर इंसान की जड़ें कितनी गहरी और कितनी पुरानी हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया ना, इंसान भी बदलने लगा और अब वो सिर्फ जंगलों में घूमने वाला या शिकार करने वाला प्राणी नहीं रहा। अब उसने खेती करना सीखा और गांव बसाने शुरू किए और धीरे धीरे समाज, धर्म और संस्कृति जैसी चीजों की भी शुरुआत हो गई। इसी दौर को हम कहते हैं वैदिक युग। और यही वो टाइम था जब आज का भोपाल वाला इलाका मालवा के नाम से पहचाने जाने लगा। अब आर्य लोग भारत के अलग अलग हिस्सों में फैल रहे थे और उन्होंने धीरे धीरे इस मध्य भारत के इलाके में भी अपना कदम जमा लिए थे। तब भोपाल और उसके आसपास का इलाका अवंती जनपद का हिस्सा हुआ करता था, जो 16 बड़े महाजनपदों में से एक। इस जनपद की राजधानी थी उज्जैन। हाँ, वही उज्जैन जो आज के भोपाल से ज्यादा दूर नहीं है। ये वो समय था जब लोग यज्ञ करते थे, वेद पढ़ते थे और समाज को धीरे धीरे नियम और परंपराओं के हिसाब से गढ़ा जा रहा था। खेती बाड़ी आगे बढ़ी, व्यापार शुरू हुआ, गांव अब स्थायी हो गए, मतलब लोग एक ही जगह रहने लगे। और यहीं कई लोक कथाओं में एक नाम उभरता है राजा विक्रमादित्य का। हालांकि ये इतिहास की किताबों में ज्यादा नहीं दिखते, पर कहानियां तो सुनाई जाती हैं ना। ये सब इशारा करते हैं उस बात की तरफ कि भोपाल और उसके आसपास का इलाका सिर्फ जमीन नहीं था, एक सांस्कृतिक से जागरूक जगह थी। अब वक्त और आगे बढ़ा और भारत के इतिहास में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। ये वो दौर था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनके बाद आए उनके पोते, वो नाम जिसे सब जानते हैं, सम्राट अशोक, जिन्होंने न सिर्फ साम्राज्य फैलाया बल्कि एक विचार भी फैलाया बौद्ध धर्म का। ऐसा माना जाता है कि अशोक के समय में ही भोपाल और इसके आसपास के इलाकों में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। शायद यहीं कहीं बने होंगे बौद्ध विहार, स्तूप और ध्यान करने की जगह। और उन्हीं में सबसे मशहूर है सांची स्तूप। आज भी यह स्तूप खड़ा है इतिहास की चुपचाप आवाज लिए हुए, शांति और श्रद्धा का प्रतीक बनकर। और फिर वक्त आया गुप्त साम्राज्य का, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दौर में आए सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति को एक नई ऊंचाई दी। भोपाल और मालवा का इलाका भी इस चमकते समय की रोशनी से दूर नहीं रहा। अब समाज पहले से ज्यादा एकजुट होने लगा, पढ़ाई लिखाई की जगह बन गई और धर्म, चाहे वो बौद्ध हो या हिंदू, लोगों की जिंदगी में गहराई से जुड़ गया। इसी युग में जन्मे कालिदास, भर्तृहरि जैसे विचारक और कवि, जिन्होंने अपने शब्दों से ज्ञान और दर्शन की ज्योति जलाई। ये पूरा युग भोपाल के लिए सिर्फ इतिहास नहीं, एक संस्कृति और आस्था की नींव था।
ये हमें बताता है कि भोपाल सिर्फ एक नक्शे की जगह नहीं था, बल्कि वो इलाका था जहां धर्म, कला और सोच साथ साथ पनप रहे थे। लेकिन हर सभ्यता की ऊंचाई के पीछे होती है एक शुरुआत, और वो शुरुआत अक्सर बहुत सीधी सादी होती है, पर उसके पीछे छुपी होती है एक गहराई, एक समझ, जहाँ न मंदिर थे, न शास्त्र, बस थी मिट्टी, पानी और जीने की चाह। तो चलिए अब हम समय का पहिया थोड़ा और पीछे घुमा देते हैं, वहां जहां से मालवा की असली कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले की बात है, ना कोई बिजली थी, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना गूगल मैप्स। हर तरफ बस घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच से बहती शांत ठंडी नदियां। उस वक्त इंसान वहीं बसता था जहां थोड़ा पानी मिल जाए, कुछ खाने को हो और जीने की उम्मीद दिखाई दे। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, मध्य भारत की पहाड़ियों से ठंडी हवा बह रही है, पास में कहीं शिप्रा नदी बह रही है, पेड़ों के बीच से छनकर धूप जमीन पर पड़ रही है, और इस शांत जमीन पर एक जनजाति अपना बसेरा बनाती है, और उस जनजाति का नाम है मालव। हाँ, यही मालव थे जिनके नाम पर बाद में इस पूरे इलाके को कहा गया मालवा। अब सवाल उठता है, ये मालव कौन थे? इतिहासकार कहते हैं ये लोग पहले पंजाब और आसपास के इलाकों में रहा करते थे, और यूनानी इतिहास में इन्हें मल्ली या मलोई कहा गया। जब सिकंदर महान भारत आया 326 ईसा पूर्व में, यानी कि आज से लगभग 2300 साल पहले, तब ये मालव लोग वहीं थे, उसी जमीन पर। बहादुर थे, घुड़सवार में माहिर थे। वो लोग अपने समाज को गणराज तरीके से चलाते थे, यानी मिलकर फैसले लेते थे और हर किसी की बात सुनी जाती थी। लेकिन फिर वक्त बदला, लड़ाइयाँ हुई, हमले हुए और ये लोग धीरे धीरे खिसकते चले गए। पहले राजस्थान, फिर गुजरात और आखिरकार में आकर रुके मध्य भारत की उन पहाड़ियों में, जो आज हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा है। अब सोचिए, जहाँ ये मालव लोग आकर बसे, वो जमीन कितनी खास रही होगी। यहाँ की मिट्टी काली और उपजाऊ, जो खेती के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है। चारों तरफ बहती थी नदियां, नर्मदा, शिप्रा, काली सिंध, गंभीरी, हर तरफ से जमीन को सींचती हुई। जंगलों में मिलते थे फल, जड़ी बूटियां और शिकार के लिए जानवर, यानी जिंदगी के जीने की हर चीज इस धरती ने खुद दी। यहीं से धीरे धीरे जन्मे वो शहर जिन्हें हम आज जानते हैं, उज्जैन, धार, मांडू और भोपाल। अब देखिए, मालवों ने सिर्फ यहाँ जीना ही नहीं सीखा, बल्कि शासन करना भी सीखा। इनका सिस्टम कुछ अलग था, गणराज्य परंपरा, यानी सब मिलकर डिसीजंस लेते थे, कोई एक राजा नहीं, सबकी बात मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बाहर से हमले बढ़ते गए और मालवों का संघर्ष भी तेज होता गया। दूसरी सदी ईस्वी में मालवों की टक्कर हुई पश्चिमी क्षत्रपों से। ये वो समय था जब सौराष्ट्र और पश्चिमी भारत में शक्ति की होड़ थी। पश्चिमी क्षत्रप, जो शक शासकों के नाम से भी जाने जाते थे, उन्होंने मालवों पर नियंत्रण की कोशिश की, लेकिन मालवों ने डटकर सामना किया। चौथी सदी में मालवों का सामना करना पड़ा समुद्रगुप्त से। गुप्त वंश का यह सबसे ताकतवर सम्राट था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त की ताकत के आगे मालवों की हार हो गई और यह क्षेत्र गुप्त साम्राज्य में शामिल हो गया। 7वीं सदी में चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने मालवा पर चढ़ाई की। पुलकेशिन दक्षिण भारत का महान शासक था और उसकी सैन्य शक्ति ने मालवा को भी झुका दिया। एक और हार मालवा के इतिहास में जुड़ गई। धीरे धीरे मालवों की ताकत कम होती गई, लेकिन उनका नाम कभी मिटा नहीं। वो नाम बचा रहा इतिहास में, लोक कथाओं में और हमारी जुबान पर। अब एक और दिलचस्प बात, आपने विक्रम संवत का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है इसका असली नाम था मालव संवत। जी हाँ, यही संवत उस समय से चला आ रहा था जब मालव लोग इस जमीन पर राज कर रहे थे। उज्जैन, विदिशा और आसपास के इलाकों में आज भी मिलते हैं मालवों के सिक्के, शिलालेख और लिखे हुए प्रमाण। यहाँ तक कि बाण भट्ट की किताबों, कादम्बरी और हर्षचरित में भी इनका जिक्र आता है। और उज्जैन, जिसे कभी अवंतिका कहा जाता था, वही थी मालवों की राजधानी। तो अगली बार जब आप मालवा का नाम सुने तो बस इतना याद रखिए, ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक सांस्कृतिक, एक संघर्ष और एक शुरुआत की कहानी है। देखो, भोपाल का इतिहास बस 200-300 साल पुराना नहीं है। ये तो उन पहाड़ियों और चट्टानों से शुरू होता है जहाँ इंसान ने सबसे पहले कदम रखे थे, जिनके नाम आज शायद ही किसी को याद हो, लेकिन वो यही थे और उन्होंने शुरुआत यहीं से की थी। भीमबेटका की गुफाएं, वहाँ सिर्फ कुछ पुरानी पेंटिंग्स नहीं है, वहाँ वो निशान है उन लोगों के जो हजारों साल पहले इन दीवारों पर अपनी जिंदगी की झलक छोड़ गए थे। ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं रुक गया हो और दीवारें कह रही हो, देखो हम भी यहीं थे, हमने भी जिया था। सोचो, ये वही जमीन है जहाँ वेदों की रचनाएं गूंजती थी, गुप्त काल की कलाएं यहाँ उभरती थी, मौर्य काल के बुद्ध स्तूप यहाँ खड़े हुए। इन सब ने मिलकर इस जगह को बना दिया भारत की संस्कृति का एक चमकता हुआ मोती। इस धरती पर सिर्फ मिट्टी नहीं है, यहाँ कहानियां दबी हैं, बचपन की, सपनों की और संघर्षों की भी। बस नजर चाहिए, जो देख सके, जो समझ सके और जो इस खामोशी को सुन सके। जो इतिहास भीमबेटका की दीवारों पर उकेरा गया था, वो वहीं नहीं रुका, वो वेदों की गूंज से होकर निकला।
गुप्त काल की चमक से होकर गुजरा। और अब हम उस इतिहास के अगले पन्ने की ओर बढ़ते हैं जहाँ एक और कहानी दबी है, एक नाम जो आज शांत है पर उसकी जमीन अब भी बोलती है, धार। आज जो धार हमें एक शांत, थोड़ा नींद में डूबा कस्बा लगता है ना, वो कभी ऐसा नहीं था। वो सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक किला था, एक दरबार था, जहाँ संस्कृति भी थी, ताकत भी, और कुछ ऐसे राज भी जो आज भी हवा में तैरते हैं। इतिहास हमेशा किताबों में थोड़ी होता है, कभी वो जमीन के नीचे दबा होता है, कभी जंगल के सन्नाटों में छुपा होता है, या फिर किसी पुराने किले की चुप दीवारों में। और धार ये वो जगह है जो बोलती नहीं लेकिन सब कुछ जानती है। कई बार नामों में भी राज छुपे होते हैं। अब धार को ही देखो, सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक इशारा है, एक गहराई है। धार का मतलब होता है कुछ थामना या धारण करना, तलवार की धार जैसी तीखी ऊर्जा और बहती हुई जलधारा। शायद इसलिए धार के चारों तरफ जो पहाड़ियां, झरने और छोटी छोटी झीलें हैं ना, वो सब मिलकर एक ही बात कहती हैं, ये धारा नगरी है, जहाँ ज्ञान भी बहता था, पानी भी और लोग भी। यहाँ ऐसे औजार मिले हैं जो हजारों साल पुराने हैं, जो बताते हैं कि उस दौर के लोग किसी दुश्मन से नहीं, भूख, ठंड और अंधेरों से लड़ते थे। वहीं से शुरुआत हुई इंसान बनने की। अब सोचो जरा, जहाँ आज तुम चाय पीते हो ना, कभी वहीं पर योद्धाओं की सभा लगी थी, घोड़े बनते थे, तलवारें चमकती थी। यकीन करना थोड़ा अजीब लगता है ना? महाभारत में अवंती का जिक्र है, जहाँ विंध्य और अनुविंध्य जैसे योद्धा हुआ करते थे। वही अवंती जो आज के धार और उज्जैन का हिस्सा है, मतलब ये जमीन कभी महाकाव्य का हिस्सा थी। अब चलिए इतिहास की उन गहरी परतों की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ राजवंशों की असली कहानियां छुपी हैं, जिन्होंने धार को वैसा बनाया जैसा वो आज भी कहीं ना कहीं है। सबसे पहले आए थे प्रद्योत वंश, करीब 600 ईसा पूर्व, यानी कि ये बात लगभग 2600 साल पहले की है। वो दौर था जब सत्ता तलवार से नहीं, बुद्धि से चलती थी। फिर मगध आया, हाँ तब यहाँ शिशुपाल की सत्ता का असर था, पर असली मोड़ तब आया जब सम्राट अशोक यहाँ पहुंचे। इस धरती की शांति, इस मिट्टी का मौन उनके दिल को छू गया, और यहीं से बहने लगी बौद्ध धर्म की एक कोमल सी धारा। लेकिन इतिहास में शांति कब टिकती है? बिल्कुल सही कहा। फिर आया मिहिरकुल, घोड़ों का राक्षस। उसने बौद्ध विहारों को तोड़ दिया, मूर्तियां खंडित कर दी, संस्कृति को जलाकर राख कर दिया। क्या फिर सब खत्म हो गया? नहीं, फिर उठे गुर्जर प्रतिहार। वत्सराज ने सिर्फ तलवार नहीं चलाई, बल्कि मिहिरकुल की राख से एक नया सिंहासन रचा, एक नई परिभाषा दी प्रतिरोध की। और फिर आया परमार वंश। पर ध्यान रखना, ये तो बस शुरुआत थी, असल कहानी तो अब शुरू होती है। फिर आया एक सपना जो सिर्फ राजा नहीं था, वो था राजा भोज। अब धार कोई आम राजधानी नहीं रही, ये बन गई एक सोच, एक लैब जैसी जगह, जहाँ ज्ञान, विज्ञान, कला और वास्तु का मेल होता था। राजा भोज का पुस्तकालय 2000 ग्रंथों से भरा था। भोजशाला सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो उस जमाने की एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी थी। लेकिन वक्त वो सब कुछ अपने हिसाब से बदलता है। आज वही भोजशाला पहचान की लड़ाई में उलझी है, जैसे इतिहास के पन्ने कोई बार बार रगड़ रहा हो। धार का किला आज शांत है, लेकिन इसकी दीवारें बोलती हैं, कहती हैं, भोज गया, दिल्ली सल्तनत आई, फिर मुगल भी, लेकिन हर पत्थर के नीचे भोज की एक ईंट अब भी सांस ले रही है। कहानियां हैं, कुछ सुनी हुई, कुछ दबी हुई, लेकिन सबके पीछे एक सवाल है, क्या इनमें सच्चाई छुपी है? एक सुरंग, कहा जाता है कि वो भोजशाला को भोजपुर मंदिर से जोड़ती थी। कई लोग मानते हैं कि राजा भोज ने ये सुरंग सुरक्षा और गुप्त पूजा पाठ के लिए बनवाई थी। एक किताब जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। राजा भोज की लाइब्रेरी में रखी इस किताब में ब्रह्मांड की रचना, विज्ञान, आयुर्वेद और खगोल शास्त्र तक की बातें थी। पर इतिहास के पन्नों से वो किताब ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। क्या वो नष्ट हो गई या कहीं छुपा दी गई? और एक शापित तालाब, जिसके बारे में गांव वालों का कहना है कि रात को वहाँ अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुकार रहा हो। कुछ कहते हैं वहाँ किसी रानी की आत्मा भटकती है, कुछ कहते हैं वो कोई संकेत है उस रहस्य की जो अब भी छुपा है। कुछ सवाल आज भी जवाब मांगते हैं, और शायद धार के जंगलों में किसी दरार में वो जवाब आज भी छुपे हैं। धार सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी है, ये उन सपनों से बनी है जो हर बार टूटे और फिर नए रंग में वापस आए। इस मिट्टी में भोज की सोच है, अशोक की शांति है, और मिहिरकुल की चीखें भी दर्ज हैं। बस एक सुनने वाला चाहिए। धार सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक खुली किताब है जो आज भी हर रात मिट्टी में लिखी जा रही है। बस पढ़ने वाली नजर चाहिए। पर क्या भोज की गाथा सिर्फ उसके बाद की विरासत है, या उसकी जड़ें कहीं और गहराई में छुपी हैं? अगर हम इतिहास की परतें और खोलें तो हमें मिलेगा वो युग जहां राजा भोज से पहले एक और आग जल रही थी, एक वंश जिसने मालवा की जमीन को आकार दिया और इतिहास को दिशा। चलिए अब लौटते हैं भोज से भी पहले की उस गाथा की ओर। अब कहानी मोड़ लेती है 10वीं सदी की तरफ। यही वो दौर था जब मालवा की जमीन पर राजपूतों की आवाज सुनाई देने लगी थी, और तभी एक नाम उभर कर सामने आया, एक ऐसा इंसान जो तलवार भी चला लेता था और उतनी ही शिद्दत से विद्या, कला और वास्तु से जुड़ा हुआ था। नाम था राजा भोज।
लेकिन सोचो जरा, भोज राजा बना कैसे, उससे पहले क्या हुआ था, कौन था इस धरती का राजा। 9वीं सदी जब इतिहास करवट बदल रहा था, मालवा की पहाड़ियों में एक नई ताकत उभर रही थी, परमार वंश। कहा जाता है कि ये अग्निकुल से आए थे, मतलब अग्निकुंड से निकले हुए योद्धा, जिनका जन्म ही धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हुआ था। और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती गई, इतिहास और लोक कथा की लाइनें आपस में मिलने लगी। पता ही नहीं चला क्या सच है क्या कहानी है। धीरे धीरे इनका असर बढ़ने लगा। मालवा, नर्मदा घाटी और आज का जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, वहां तक की इनकी पकड़ बन गई। शुरुआत में परमारों की राजधानी थी उज्जैन, और ये उज्जैन सिर्फ पूजा पाठ वाला शहर नहीं था, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का गढ़ भी था। यहीं से परमारों की कहानी की शुरुआत होती है, राजा उपेंद्र के जमाने से। और ये वही राजा उपेंद्र थे जिन्होंने परमार वंश की नींव रखी, लगभग 9th सेंचुरी में। अब देखो, इतिहास में उपेंद्र का नाम थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो समझ आता है वो सिर्फ कोई लड़ाका नहीं था, बल्कि एक सोच थी, आत्मसम्मान और आजादी की सोच। उसके बाद आते हैं राजा उपेंद्र के बेटे वाकपति, जिसने वंश को दिशा दी। हर परिवार में एक ऐसा इंसान होता है जो बस कुछ अलग कर जाता है, जो सपने देखता है और उन्हें फिर सच भी कर देता है। वाकपति ऐसे ही थे। उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां नहीं लड़ी, बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई और परमार वंश के इतिहास के नक्शे पर मजबूती से खड़ा कर दिया। लेकिन संकट तो आता ही है हर जमाने में। उज्जैन अब सुरक्षित नहीं रहा था, हर तरफ से हमले हो रहे थे, खासकर उत्तर और पश्चिम की ओर से। अब सवाल ये था, आगे क्या। उन्हें चाहिए थी कोई ऐसी जगह जो सिर्फ ऊंचाई पर ना हो, बल्कि जहां से पूरे इलाके की नजर रखी जा सके। राजा वाकपति मुंज, जो भोज के चाचा थे, उन्होंने चुना धार को। धार अपने आप में एक अनोखी जगह थी। चारों तरफ फैले पहाड़ उसकी रखवाली करते थे, और पास ही नर्मदा अपनी शांत लहरों में इसे जीवन देती थी। और सबसे बड़ी बात, दूर दूर तक निगरानी रख सकते थे। अब धार सिर्फ एक शहर नहीं था, ये बनने लगा था उस नए दौर की नींव जो राजा भोज तक जाकर रुकने वाला था। राजा वाकपति के बाद आते हैं सियाग द्वितीय, जिन्हें कहा गया नींव को मजबूती देने वाला राजा। हर वंश को कभी कभी ऐसे राजा मिलते हैं जो तलवार से नहीं, सोच और समझ से राज करते हैं। सियाग द्वितीय वैसे ही थे। उनके राज में मालवा ने कुछ सुकून के दिन देखे, जब युद्ध कम हुए और ध्यान गया शिक्षा, संस्कृति और अच्छे शासन पर। इतिहास धीरे धीरे अपने पन्ने पलट रहा था। राजा वाकपति के बाद अब उसकी निगाहें उस नाम पर थीं जिसका जिक्र आते ही एक पूरी सभ्यता जाग उठती है। धार का किला, उसकी नर्मदा, उसकी शान, सब जैसे उसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर वो नाम जिसे सब महान कहते हैं, उससे पहले आया एक और नाम, जिसने नींव रखी उस विरासत की जिस पर भोज का साम्राज्य खड़ा हुआ। सिंधु राज, वो जिसने धार को आकार दिया। राजा भोज के पिता, एक योद्धा, एक रणनीतिकार और एक सपना देखने वाला राजा, जिसने धार को सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि एक भविष्य बना दिया। अब आते हैं सिंधु राज पर। राजा भोज के पिता वो कोई आम राजा नहीं थे, वो असल में एक टीचर जैसे थे, एक गाइड। उन्होंने धार को महलों से नहीं बल्कि विचारों, किताबों और सीख से सजा दिया। कहा जाता है जब भोज छोटे थे ना, तो सिंधु राज उन्हें राजसभा में बिठाते थे, जहाँ शास्त्र, दर्शन और राजनीति की बातें होती थी, ताकि भोज एक राजा बने, लेकिन बस राजा नहीं, एक ज्ञानी और समझदार राजा बने। अब देखो, भोज की कहानी वहां से शुरू नहीं होती जहां हमारी किताबें शुरू करती हैं। असल में कहानी वहां से शुरू होती है जहां कोई अपने कमरे में बैठकर चुपचाप सोच रहा होता है कि अगली पीढ़ी के लिए क्या बेहतर कर सकता है। वहीं से शुरू होती है परमार वंश की वो मजबूत नींव जिस पर खड़ा हुआ था एक नया युग, और एक नाम, राजा भोज। हर बड़े इंसान के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, और कई बार ये कहानी दर्द से शुरू होती है। कभी कभी एक शाप बाद में जाकर सबसे बड़ा वरदान बन जाता है, और उस वरदान का नाम था भोज। साल था 1010 ईस्वी। धार में एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। लोग कहते हैं वो बच्चा उल्टा पैदा हुआ था, और उसी वक्त उसकी माँ चल बसी। कुछ लोगों ने कहा ये अपशगुन है, यहाँ तक कि महल के लोग भी उसे अपनाने से डरने लगे, और महल से उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। और उस बच्चे का नाम था भोज, जिसे सब ने नकार दिया, लेकिन उसी ने आगे चलकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि विद्या, वास्तु और न्याय की नींव पर खड़ा था। किसी को क्या पता था। भोज जब थोड़े बड़े हुए तो उन्हें एक अजीब सा चर्म रोग हो गया। शरीर पर चकत्ते पड़ने लगे, खुजली, जलन और दर्द। राज दरबार के वैद्य, हकीम, यहाँ तक कि तंत्र मंत्र भी आजमा लिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब दरबार में बेचैनी बढ़ने लगी। तब बुलाए गए कुछ नामी ज्योतिष। उनमें से एक ने कहा, महाराज ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये आपके पूर्व जन्म के पापों का फल है। जब तक आप 9 पवित्र नदियों और 19 जल स्रोत के संगम में स्नान नहीं करेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, ना शरीर को ना आत्मा को। और फिर एक और मान्यता सामने आई, एक लोक कथा जो आज भी मालवा और बुंदेलखंड की हवा में बहती है। कहा जाता है अगर कोई इंसान 365 तीर्थों या नदियों में स्नान कर ले तो उसके सारे पाप और बीमारियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन सोचो जरा, क्या ये मुमकिन है? हर जगह कैसे जाएगा कोई?
इसलिए लोग ढूंढते थे ऐसी खास जगह जहाँ एक ही जगह पर कई तीर्थों का पुण्य मिल जाए। और तब एक ऐसी जगह की पहचान हुई जिसके पानी में वही शक्ति मानी गई, जहाँ एक ही स्नान से 365 तीर्थों का पुण्य मिल सकता है। और यही वजह थी कि उस जगह को राजा भोज का मोक्ष स्थल भी कहा जाने लगा। कुछ साधु संतों ने तो साफ साफ कहा, अगर राजा ने ये कर लिया तो उन्हें सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति भी मिलेगी। अब सोचो जरा, एक ऐसा राजा जो इतनी ताकत रखता था, वो भी एक समय ऐसा आया जब उसे खुद को जल में डुबोकर शुद्ध करना पड़ा ताकि वो फिर से अपने कर्तव्यों पर लौट सके। तभी सामने आए राजा भोज के सबसे भरोसेमंद दोस्त और सलाहकार कल्याण सिंह। उन्होंने भोज से कहा, महाराज मुझे एक जगह पता है जहाँ 2 पहाड़ियों के बीच से 9 नदियां बहती हैं और साथ ही वहाँ 19 छोटे छोटे जल स्रोत भी हैं। अगर आप वहाँ स्नान करेंगे तो आपकी ये पीड़ा दूर हो सकती है। अब लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार जिस नदी को आज हम कलियासोत कहते हैं, उसका नाम असल में कल्याण सिंह से ही जुड़ा हुआ है। शब्द की उत्पत्ति कुछ यूं मानी जाती है, कल्याण प्लस स्रोत यानी कल्याण का स्रोत, और धीरे धीरे समय के साथ ये नाम बदला और बन गया कलियासोत। लोक कथा कहती है जब भोज वहां स्नान के लिए पहुंचे तो कल्याण सिंह ने खुद उनके लिए रास्ता तैयार करवाया। वो जगह न सिर्फ उनके शरीर को ठीक करने वाली थी बल्कि उनकी आत्मा को भी एक नई दिशा देने वाली थी। देखो, जो आज जगह मनुआ भान की टेकरी के पास मानी जाती है, उसी जगह पर उस जमाने में एक बहुत बड़ी जल भराव वाली घाटी हुआ करती थी और वहीं पर राजा भोज ने एक विशाल बांध बनवाया और उसका नाम रखा गया भोज का बांध। और फिर वक्त की जुबान ने भोज का बांध को नया नाम दिया भोज का पाल, और वहीं से जन्म हुआ भोजपाल। समय बीतता गया, जमाना बदला और वही भोजपाल आज बन गया भोपाल। भोज ने जो बांध बनवाया वो छोटा मोटा नहीं था, एकदम विशाल। पानी भरने लगा, लोग उसमें नहाने लगे और मान्यता ये बनी कि राजा भोज का जो रोग था वो उसी जल से ठीक हो गया। कहते हैं उसी जगह उन्होंने एक शिवलिंग भी स्थापित किया जो आज भी भोजपुर में मौजूद है। अब सुनो एक किस्सा। लोग कहते हैं वहाँ 9 नदियां आकर मिलती थी, जैसे कि कलियासोत, हलाली, बेतवा, केरवा, कोलान, सिवनिया, बांडवा, जमुनिया और एक छोटा झरना। अब असल में ये सब बरसाती धाराएं थी जो बारिश के वक्त एक घाटी में आकर मिलती थी। बाद में इनसे जुड़ी 19 छोटी छोटी सहायक नालियां भी जोड़ी गईं। आज की भाषा में कहें तो वाटर शेड एरिया था, पर उस समय लोगों के लिए चमत्कार था। जहां राजा भोज ने आखिरी बार स्नान किया था वो जगह आज भी भीम कुंड के नाम से जानी जाती है। और अजीब बात यह है कि आज भी वहां का पानी बिल्कुल साफ, ठंडा और एकदम रहस्यमयी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी वहां सच्चे मन से डुबकी लगाता है वो सिर्फ तन से नहीं, आत्मा से भी शुद्ध हो जाता है। राजा भोज सिर्फ अपने शरीर को नहीं बल्कि पूरे समाज की आत्मा को ठीक करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने बनवाया भीम कुंड, जहाँ माना जाता है उन्होंने अपना अंतिम स्नान किया। भोजपुर का शिव मंदिर जो अधूरा होते हुए भी एक पूर्णता का प्रतीक बन गया। एक संस्कृत विश्वविद्यालय जहाँ गणित, खगोल शास्त्र, वेद और तर्क की पढ़ाई होती थी, और वो सभा मंडल जहाँ रोज 500 ब्राह्मण विद्वान वेदों का पाठ करते थे। अब सोचो जरा कितना बड़ा सपना रहा होगा ये। आज वही इलाका अपर लेक बन गया और वही भोजपाल आज का हमारा भोपाल। अब ये शहर सिर्फ एक राजधानी नहीं है बल्कि एक गवाही है उस दौर की जब राजा लोग अपने रोग का इलाज झीलों में ढूंढते थे और मंत्रियों की सलाह से भविष्य की दिशा तय होती थी। पर सोचिए जरा, क्या ये सच में सिर्फ एक बीमारी थी या फिर पछतावा था जो शरीर को अंदर से खा रहा था? क्या वाकई 9 नदियां मिलती थीं या ये लोगों का जोड़ने वाला एक आस्था का बिंदु था? और क्या आज हम ऐसे स्थान ढूंढ पा रहे हैं जहां शरीर और आत्मा दोनों को शांति मिल सके? और शायद इसीलिए ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये भोज की मुक्ति है। जब बाकी भारत गजनवी के आतंक से डर रहा था, राजा भोज उस वक्त ज्ञान से एक नया भारत बना रहे थे। जिसे बचपन में शापित कहा गया वही आज संस्कृति का रक्षक बन गया। सिर्फ 15 साल की उम्र में क्या कोई पूरा राज्य संभाल सकता है? पर भोज कोई आम राजा नहीं थे, वो एक सोच थे। उनका शासन चलता था न्याय, विद्या और लोगों के भरोसे पर। वो रात में अपना भेष बदलकर निकलते थे, लोगों की बात सुनते थे, कौन दुखी है, कौन भूखा है, और सुबह फैसला लेते थे। उन्होंने धार को राजधानी बनाया, प्रशासन और सेना को मजबूत किया और शुरू की विजय यात्रा। चंदेलों से लेकर कन्नौज तक हर ओर भोज का परचम लहराया। लोग कहते थे जब भोज युद्ध में जाते थे तो समुद्र भी शांत हो जाता था। भोज ने लगभग 20 ग्रंथ लिखे, ज्योतिष, चिकित्सा, वास्तु, राजनीति, काव्य। उनका राज था ज्ञान का दरबार। जब दूसरे राजा तलवार से अमर होते थे, भोज कलम से अमर हुए। अरब यात्रियों ने खुद लिखा, भोज इस्लामी सेनाओं के लिए सबसे बड़ा और ताकतवर दुश्मन था। उन्होंने मध्य भारत को एक किया, डकैत को खत्म किया, संस्कृति को फिर से जिंदा किया और बसाया भोजपुर। हर साल होता था प्रतिभोज, जहां विद्वान, कलाकार, कवि सब इकट्ठा होते थे और भोज कहते थे राजा वही अच्छा जो अपनी जनता को खुद से ऊपर माने। पर जब सब कुछ जीत लिया गया, शौर्य, विजय, यश, सब कुछ, आखिर में 2 शत्रु भीम और कर्ण एक ही ओर खड़े मिले। फिर एक ऐसी काली रात आई जो सिर्फ आसमान में नहीं उतरी बल्कि पूरे राज्य पर छा गई। वो रात
जब भविष्य ने पीठ मोड़ दी। भोज उस समय शारीरिक नहीं शायद मानसिक रूप से भी थक चुके थे, बीमार थे और उनके उत्तराधिकारी ने बिना लड़े ही हार मान ली। और एक वीर राजा चला गया, पर उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं। भोजपुर, भोजशाला, भोजताल, हर नाम में भोज की रूह बसी है। एक राजा मर सकता है पर उसका विचार नहीं, और राजा भोज का विचार आज भी हमारे बीच जिंदा है। लेकिन राजा भोज के जाने के बाद क्या हुआ? क्या उनका कोई उत्तराधिकारी शासन करेगा, या जो उन्होंने बसाया था वो सब खत्म हो जाएगा? तो नाम तो मिल गया भोजपाल, इतिहास की किताबों में लिखा हुआ, लेकिन क्या सिर्फ नाम जानना ही काफी है? ये नाम अपने साथ एक सिलसिला लेकर आया, राजाओं का, युद्ध का, विश्वासघात का, और शायद एक ऐसा राज जो आज भी उन पत्थरों के पीछे छुपा है। जो दिखता है वो सच है या सिर्फ एक परत, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होगी। और पार्ट 2 में हम उस दरवाजे तक जाएंगे जिसे सदियों से किसी ने खोला ही नहीं, और हम चलेंगे उस सफर पर जहां भोजपाल ने समय के साथ अपना रूप बदला और बना आज का भोपाल। इस बार सिर्फ नाम नहीं, पूरा सच सामने आएगा।